सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। जी हाँ, सभी विद्यार्थीगण को तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आप लोग की इच्छा हो ऊपर वाला आप लोग का पूर्ण करे। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन्नत है, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग एक रेलवे साइंस टेस्ट सीरीज़ का ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ 1 आज हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। जितने भी हमारे आरआरबी के तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, आप अपना टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां से जा करके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको अटेम्प्ट लें, देखें कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और वो उस स्कोर को शेयर करें। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा है। ये रेलवे के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेलेक्ट किया हुआ है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाले हैं। जी विद्यार्थीगण, आप लोग के लिए लाया गया है। चिंता करने की बात नहीं है। अगर नहीं नंबर आता है, कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर एग्जाम में आपको छोटे बड़े सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको आसानी से बनेगा, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया लगेगा बनाने में। इसीलिए हम अटेम्प्ट, आप थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता होगा अटेम्प्ट करने में तो कोई बात नहीं है। सभी प्रकार का क्वेश्चन इसमें है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं हम लोग। और इस 20 क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज़ के रूप में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जिसमें पहला सीरीज़ का हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। जो लोग नहीं किए होंगे, इस टेलीग्राम लिंक नीचे में दिया हुआ है, वीडियो के लिंक में हमारा यूट्यूब चैनल में रखा हुआ है। उस लिंक से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड करें और आंसर की भी इसका दिया हुआ है। होता क्या है कि पहले हम पीडीएफ इसको दे देते हैं और 2-3 घंटे के बाद हम आंसर की जारी करते हैं, ताकि आप अपना बना लें। उसके बाद मिलाएं कि कितना है और ईमानदारी से विद्यार्थीगण नंबर को, अपना जो मार्क्स आया आपका उसको कमेंट करें। जितना नंबर आ रहा है उसको कमेंट में डालें, टेलीग्राम लिंक में शेयर करें या वीडियो के में नीचे में आप कमेंट कर सकते हैं और देखने चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका स्कोर हो रहा है। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1, रेलवे साइंस टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे बढ़िया से कि हम लोग का नॉलेज किस प्रकार से बूस्ट हुआ है। तो आइए चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? इंग्लिश में देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज रेज्ड थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मतलब बोलता है कि 20 केजी भार देखिए यहाँ विद्यार्थी भार दे रखा है। ये भार कहने का मतलब द्रव्यमान है। ये सब विद्यार्थी को फंसाने का एक तरीका है। 20 केजी भार, 20 केजी द्रव्यमान लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, ताकि आप उसमें प्रॉब्लम, अच्छा न्यूटन नहीं हो, ये भार रहता तो न्यूटन जरूर होता। लेकिन ये आप देखेंगे क्या, सबसे पहले द्रव्यमान को देखेंगे कि ये जो एसआई मात्रक जो 20 दिया वो केजी में वो द्रव्यमान है। और कहीं ना कहीं एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए विद्यार्थी, इसका कंसेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन एकदम आराम से धाई से बन के निकल जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहेंगे तो क्या है कि एक ये अर्थ हुआ, पृथ्वी पर से क्या कर रहा है, एक वस्तु को उठा रहा ऊपर की ओर। कितना उठाया? 2 मीटर। कितना उठाया? 2 मीटर ऊपर की ओर। 2 मीटर वस्तु को यहाँ पर उठा के ले आया। कितना है वस्तु का वजन जो है 20 केजी है। वस्तु का जो वजन है वो 20 केजी है विद्यार्थीगण। वस्तु का वजन कितना है? 20 केजी। तो अब जब 20 केजी है, जो वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। जी लगेगा नीचे की ओर, और वो जो होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं और हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की ओर लगेगा। नीचे की ओर वस्तु ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बोलता है कहाँ जा रहा है? बोलता है ऊपर जा रहे हैं। ऊपर क्यों जा रहा है? हम तो नीचे तुमको लगा रहे हैं। तो जी नीचे की ओर लगता है, खींचना चाहता है। तो अब कितना काम करेगा? एक वस्तु ऊपर की ओर उठा है तो उसका कुछ ऊंचाई होगा विद्यार्थीगण। ये अच्छा तो दे के रखा है 2 मीटर दे के रखा है। तो जो कार्य होगा, जो वस्तु को उठाने में कार्य होगा, वो एक्चुअली तो mgh होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और नीचे खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण नीचे, तो वो mgh माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है और जी किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो कार्य का हम गणना करेंगे, W बराबर, अगर हम कार्य का गणना करते हैं, W बराबर mgh होगा। ऊपर जा रहा है mgh हो रहा है और ऊपर जा रहा था माइनस में होगा विद्यार्थीगण। ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर से नीचे गिरता तो प्लस होता, लेकिन ऊपर जा रहा है कोई भी वस्तु, उस कंडीशन में जी का वैल्यू माइनस लिया जाता है, नीचे की ओर बल लगेगा तो माइनस होगा। एम यहाँ पर दे के रखा है 20,
एम दे के रखा है 20, जी का मान कितना है विद्यार्थीगण, जी का मान 10 लेने बोल रहा है, ये माइनस साइन पहले दे दीजिए, 10 दे देते हैं। एच का मान कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, सब ऐसा ही मात्रक में है, एकदम बढ़िया, सब ऐसा ही मात्रक में, डरने वाली बात नहीं है, सब ऐसा ही मात्रक में है। तो 20 दें 200, 200 दूनी 400, -400 जूल, ये डब्लू निकल के आ गया, यही हमारा कार्य आ गया -400 जूल। अब यहाँ पर आंसर में क्या है, कभी कभी क्या करता है 400 -400, इसलिए इसको हम माइनस लेके चले हैं। कभी कभी क्या करता है 400 जूल देगा, -400 जूल देगा। उस समय -400 कब होता, तब उस समय भी कंडीशन बनता, लेकिन क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया, गुरुत्वाकर्षण बल तो वैसे भी लगाएगा तो नीचे की ओर लगाएगा और माइनस में आएगा, और उस आंसर हम माइनस में कहीं है नहीं यहाँ पर, तो परिमाण ले लिया जाता है, मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है। परिमाण जब ले लिया जाता है तो परिमाण जब लेता है तो उसका परिमाण सिर्फ लिया जाता है 400 जूल, जो हमारा आंसर बन के निकलेगा ए ऑप्शन, ये ऑप्शन निकलेगा विद्यार्थीगण। यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और उठा करके अगर वस्तु यहाँ रख लिया है, यहाँ पर रख लिया, तो कुल्ली का कंडीशन आता है, कुल्ली वाला जो कंडीशन बताए हैं, कुल्ली के केस में वो जब बनेगा, उठा के रख लिया तब 0, उठाने में कितना काम किया, तो 2 मीटर उठाया है, तो इस समय काम होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, पीई के बराबर होगा, यही mgh है, यही w है विद्यार्थीगण। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह बनाते जाएंगे, चिंता करने बात नहीं, आप अपना बन मिला लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे के रखा है विद्यार्थीगण, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत आराम से, बहुत कूल होकर के देखेंगे, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, आप लोग को दिख रहा होगा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण, गति का नियम कहा जाता है। और गति का 3 नियम है, गति का 3 नियम है। पहला नियम बताता है जड़त्व का नियम है, पहला नियम ही गैलीलियो का नियम है। पहला नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य आरोपित बल कार्य न करे। पहला नियम यही बोलता है। बल का पहला नियम से बल का परिभाषा पता चलता है, और बल का पहला नियम ही गैलीलियो का नियम कहलाता है, और बल का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है विद्यार्थीगण, इसको याद रखेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, दूसरा नियम का दिया है, दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे, किसी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे विद्यार्थीगण, ये वस्तु है, अगर बल हम इधर से लगा देंगे m द्रव्यमान का, तो इसमें कुछ वेग आएगा, मान लीजिए परिवर्तन हुआ, वेग आएगा, तो द्रव्यमान है, वेग, मान लीजिए वेग अभी शुरुआत में वेग नहीं था, अब वेग है, शुरुआत में नहीं था, थोड़ी देर के बाद वेग आया, तो एम और भी संवेग आया, तो उस संवेग में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि शुरू में वेग कुछ होगा, बाद में कुछ वेग होगा, तो संवेग में परिवर्तन P2 - P1। तो वही बोल रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर P2 - P1। यहाँ पर मान लीजिए P1 था संवेग, यहाँ पर वस्तु चला गया P2, तब परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस शुरुआती, तो P2 - P1, दर मतलब समय, ये होगा आरोपित बल के समानुपाती, आरोपित जो बल लगा रहे हैं, ये F बल जो लगा रहे हैं उसके समानुपाती। यही तो हमारा कहलाता है गति का दूसरा नियम, यही गति का दूसरा नियम कहलाता है विद्यार्थीगण। इस नियम को क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उस बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, एकदम होगा। संवेग में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, यहाँ पर वस्तु था, वस्तु यहाँ चला गया, तो यहाँ पर वस्तु चला गया तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, एम है, एम का एम ही रहेगा, लेकिन वेग में परिवर्तन आया कुछ, मान लीजिए यहाँ पर यू होगा चाहे भी होगा, फिर यहाँ पर चेंज हो गया होगा, तो संवेग वहाँ का अलग होगा। तो संवेग में परिवर्तन अंतिम माइनस शुरुआती, तो संवेग में परिवर्तन दर मतलब समय बल के समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जो ऑप्शन सी निकल के आया, ऑप्शन सी निकल के आया। और न्यूटन के गति का पहला नियम बता दिया अभी आपको हम। न्यूटन का गति का चौथा नियम नहीं होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अगर हम इसको 5 न्यूटन से बल लगाएंगे तो ये भी 5 न्यूटन देगा, तो ये क्रिया और विपरीत में प्रतिक्रिया दिया, दोनों विपरीत दिशा में होंगे और समान होंगे। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम कहलाता है। और पहला नियम बता दिए, दूसरा नियम संवेग का नियम कहलाता है, और दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसको F बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो F बराबर ma आ जाएगा, F बराबर ma निकल के आएगा, और इसको संवेग का नियम कहते हैं। और
गति का तीसरा नियम से हम लोग को बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स का पता चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया का पता चलता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? विद्यार्थीगण गति का 3 समीकरण है। v बराबर u प्लस ए टी पहला है, v बराबर u प्लस ए टी दूसरा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा है। तो इसमें क्या क्या देता है हमको? s देता है विस्थापन दूरी, इसको बोलते हैं स्थिति देता है, u देता है वेग, लेकिन केवल इस समीकरण में केवल एक ही वेग है, u है। तो हम वेग का पता नहीं कर पाएंगे एक वेग से, दोनों वेग चाहिए, u और v चाहिए, तभी उस समीकरण से वेग का पता चलेगा। तो इस समीकरण में u से केवल ये वेग बोल देना कि पता चलेगा, नहीं t, हाँ t समय, एक ही समय होता है t, तो t का पता चलेगा, समय का पता चलेगा। यहाँ पर भी त्वरण तो नियत है, त्वरण सभी समीकरण में नियत होते हैं, तो उसका इसमें रिलेशन के लिए नहीं, वो कांस्टेंट हो जाता है, और 1/2 कांस्टेंट है। टी यहाँ भी है। तो गति का ये दूसरा जो समीकरण है ऑप्शन ए में रखा गया है, ऑप्शन ए में रखा है, तो स्थिति का पता चलेगा, और वेग का नहीं चलेगा, समय का चलेगा। तो स्थिति और समय का पता हमको करवा देगा कौन? गति का जो ये समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्थिति और समय का पता करा देगा। यही स्थिति को बोलते हैं अवस्था बोला जाता है, यही स्थिति को विस्थापन बोला जाता है, यही स्थिति को दूरी बोला जाता है। तो जैसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में वैसा बनाएंगे। स्थिति देगा तो स्थिति ले लेंगे, विस्थापन और समय का बोलेगा तो विस्थापन समय हम दूसरा समीकरण देगा, दूरी समय दूसरा समीकरण देगा, अवस्था अब पोजीशन का बात कर देगा यार समय का तो दूसरा समीकरण देगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आंसर देंगे। हमारा कंसेप्ट अगर एक होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से दे देंगे। क्वेश्चन देने के लिए माइंड का जरूरत है, रटने से नहीं होगा, रटना ही नहीं है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी का जो मॉडिफाई है v स्क्वायर बराबर ये u अगर प्लस में आ जाता है u माइनस यू, ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिएगा ये तीसरा समीकरण है, ऑप्शन बी में रखा हुआ है। v से वेग पता चल जाएगा, u से वेग पता चल जाएगा, दोनों वेग दे दिया है तो वेग का पता चलेगा। और 2 तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, स्थिर है। यस मतलब स्थिति और समय, स्थिति और समय नहीं, स्थिति और वेग, स्थिति और वेग का पता चलेगा, या वेग और स्थिति दे देगा। जैसा भी क्वेश्चन देगा हम लोग बना देंगे। स्थिति का पता चलेगा, और वेग का पता चलेगा। विद्यार्थीगण गति का तीसरा समीकरण से स्थिति और वेग का पता चलेगा। समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा होगा। स्थिति और वेग का पता चलेगा एकदम। विद्यार्थीगण स्थिति और वेग का पता चलेगा। गति का जो ये v बराबर यू प्लस ए टी जो ऑप्शन सी में रखा है, पहला समीकरण है, तो v से तो वेग का पता चलेगा, v से वेग का पता चल जाएगा विद्यार्थीगण। v से वेग का पता चलेगा, अंतिम वेग u से प्रारंभिक वेग पता चल रहा है, दोनों वेग का पता चल रहा है, v और u पता चल रहा है। तो अब यह क्या बचा? ये तो नियत है, ये का आपको जिक्र ही नहीं करना है, वो कांस्टेंट है। t समय, तो वेग और समय, इससे मिल गया हमको वेग, और t से मिल गया समय। अब बनाइए क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन का आंसर देना है? दीजिए। क्या पूछता है रेलवे, कौन क्या पूछेगा? जो भी पूछेगा वो आंसर देंगे। दीजिए कौन सा देना है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग समय संबंध, वेग समय बताइए, वेग समय को बताइए, कौन सा आंसर होगा? देखिए ऑप्शन सी। स्थिति समय देता तो ये, स्थिति वेग देता तो बी ऑप्शन, और वेग समय दे दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? नौकरी क्यों नहीं निकलेगा? नौकरी निकलेगा, एकदम निकलेगा। बढ़िया से तैयारी रखिए, एकदम नौकरी निकलेगा। हर हाल में निकाल के लाना है विद्यार्थीगण आप लोग को, और हमारे साथ जुड़ना है रेलवे में। आइए आप लोगों को स्वागत है, एकदम बढ़िया से स्वागत करते हैं। बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देके रखा है। मान लें एक काल्पनिक ग्रह, एक काल्पनिक ग्रह, ठीक है, एक काल्पनिक ग्रह को हम मान लिए, ठीक है, मान लिए, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। बाबा, पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी है विद्यार्थीगण, इसका द्रव्यमान है m, तो इसका द्रव्यमान बोल रहा आधा, मानिए m/2 मान लिए। ये ग्रह है, काल्पनिक ग्रह है, ये पृथ्वी है विद्यार्थीगण, मान लिए ये काल्पनिक ग्रह है। दो द्रव्यमान पृथ्वी के आधा, द्रव्यमान पृथ्वी का m था, इसका m/2 मान लिया, आधा मान लिए। और त्रिज्या 1/3 बराबर, अगर त्रिज्या इसका त्रिज्या का बात करें, अगर r है तो इसका जो त्रिज्या होगा, इसका अगर त्रिज्या का बात करेंगे तो 1/3r। त्रिज्या बोल रहा है 1/3, तो 1/3r इसका हम त्रिज्या लेके चलेंगे और देखेंगे।
यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, ठीक है जी है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? त्वरण निकालने के लिए बोल रहा विद्यार्थीगण, त्वरण निकालने के लिए, त्वरण जी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। विद्यार्थीगण ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसका जी हम मान लीजिए इसका जी निकाल रहे हैं, ये जी इसके लिए ग्रह के लिए निकाल रहे हैं, तो जी का मान रहने दीजिए, जी नहीं बदलेगा, जी का कांस्टेंट रखेंगे। ये बोला भी है इसमें नहीं बदलने के लिए, द्रव्यमान बदलने के लिए बोला है। ग्रह का द्रव्यमान एम बटा 2 ले लेते हैं, एम बटा 2 ले लेते हैं, और त्रिज्या जो है 1/3 ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थीगण, क्या आएगा? जीएम हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा जीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, और ये आर का स्क्वायर आर हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा स्क्वायर। तो बटा के नीचे देखिए बटा है, और इसके नीचे जो भी चीज़ होगा ऊपर चला जाएगा, और ये 2 नीचे आ गया, तो यहाँ से चला गया विद्यार्थीगण, ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फाइनली जो सॉल्व करके आएगा जीएम बटा आर स्क्वायर, यानी 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, और जीएम बटा आर स्क्वायर। तो ये 9/2 जो आया, ये पूरा पोर्शन तो हमारा जी है, ये पूरा पोर्शन तो जी है, और मान लीजिए जी डैश निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये जो जी है तो 9/2 जी कितना आ जाएगा विद्यार्थीगण? इसका आंसर आ जाएगा 9/2 जी। अब अपना तरीका से सॉल्व कर लीजिए, जो आपको सुविधा लगे। हमको सुविधा ऐसे लगा तो ऐसे बना दिए, आपको सुविधा वैसे लगा तो वैसे बना लीजिए, जैसे सुविधा लगे आप बनाइए। लेकिन जो तरीका है ये है, कंसेप्ट हम आपको दे दिए, आप मिला लीजिए आंसर, जो भी हम पीडीएफ भेजे हैं। अगर एरर होगा तो उसको मिला लीजिएगा, फिलहाल हम चेक करके आपको आंसर दिए हुए। एक 19 का जो ये लिखा था, ये उसका प्लेटलेट्स होगा 19 का आंसर, वो इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो ठीक है, हम उसको करेक्ट करके भेज दिए आप लोग को। आप लोग अपना आंसर शेयर कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आया। फिलहाल आप अपने तरीक़ा से जिस तरह तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है जो आप लोग को देने का कोशिश कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊष्मागतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं विद्यार्थीगण। थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है हीट मोशन का, हीट और मोशन। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। मतलब हीट का अगर मोशन है, मतलब गति में अगर हीट है, तो उस जो हम लोग साइंस का ब्रांच है वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 गो लॉ आए हुए हैं, 3 गो नियम का बात करेंगे। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स वो बाद में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, उसमें जो है तापमान के बारे में, तापमान के मापन का हमको रिलेशन देके निकलता है, तापमान के बारे में बताता है। वैसे उसको भी पढ़ाएंगे, शायद क्वेश्चन आगे होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0वां नियम, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम ताप के मापन का पता करता है। लोग यहाँ दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो बताएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, और 0वां नियम हो जाएगा फर्स्ट लॉ। 0वां नियम हो जाएगा फर्स्ट, 0वां नियम फर्स्ट लॉ नहीं विद्यार्थीगण, 0वां नियम हो जाएगा जीरोथ लॉ। 0वां नियम हो जाएगा ये जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो हो जाएगा, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो हो जाएगा वो ताप के बारे में बताएगा, ताप के बारे में बताएगा। और द्वितीय नियम जो है एंट्रोपी के बारे में बताएगा, एंट्रोपी के बारे में बताएगा, एंट्रोपी के बाद। तृतीय नियम अभी नहीं है आप लोग को, यही फर्स्ट सेकंड और जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 प्रकार का नियम ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में हम बता दिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी का हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया से। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अवतल दर्पण है, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण है विद्यार्थीगण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आराम से बना लेंगे। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण में क्या क्या कंडीशन होता है। 6 कंडीशन होते हैं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, उभरा होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिलहाल हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण का। आइए अवतल दर्पण का बात कर लेते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या क्या होती है और प्रतिबिंब का स्थिति क्या क्या होगा। अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर,
बहुत दूर, इन्फिनाइट। उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा विद्यार्थीगण, बिंदु आकार का बनेगा। डिमिनिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डिमिनिस्ट बोलते हैं, बिंदु आकार का बनता है। और कहाँ पर? जब वस्तु अनंत पर हो तो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मान लीजिए वस्तु यहाँ कहीं है, मान लीजिए वस्तु कहीं यहाँ पर था, इस कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु अगर स्थित हो, उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा विद्यार्थीगण। कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अभी और कंडीशन क्या बनेगा? और ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा होता है और वास्तविक होता है वो। और अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा और समान आकार का बनेगा, और समान आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये जैसा होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण के केस में बता रहे हैं, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यहाँ पर अगर रख देंगे वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पर आप रख दिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर बनेगा विद्यार्थीगण। प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। कब? जब वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तब ये कंडीशन। और जब वस्तु रख दिए हम फोकस पर, अब वस्तु को रख दिए फोकस पर, वस्तु को अगर फोकस में रख देंगे तो जो प्रतिबिंब जाके बनेगा वो बनेगा एकदम अनंत पर, लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, पता नहीं चले कितना बड़ा, लार्ज बनेगा। लार्जेस्ट बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट बनेगा। जब फोकस पर रख देंगे तब, फोकस पर रख देंगे तब। और जब फोकस, एक कंडीशन ऐसा बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को यहाँ पर रख देंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा विद्यार्थीगण। कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब। अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे, सी पर रख देंगे, इसी को बोलते हैं 2f, इसी को बोलते हैं 2f, इसको बोलते हैं f, इसको बोलते हैं 2f। 2f को ही वक्रता केंद्र लेंस के केस में चला जाता है, यहाँ पर सी आता है, वक्रता केंद्र के केस आता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु था उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, एकदम कंप्लीट। देखिए अवतल दर्पण, तो वक्रता केंद्र पर रख देंगे अवतल दर्पण पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और बड़ा बने। आभासी तो बन ही नहीं सकता, आभासी एक ही केस है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब आभासी बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, इस केस में आभासी बनेगा विद्यार्थीगण। वास्तविक और समान आकार का, बिल्कुल वास्तविक और समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। और आभासी और छोटा आकार का, आभासी का बात इधर हो ही, दर्पण के सामने आभासी बनता ही नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक और बड़ा आकार का बनेगा, वास्तविक और बड़ा आकार का भी हो, वास्तविक और बड़ा आकार बनेगा जब वक्रता केंद्र और ध्रुव ये फोकस के बीच में रखेंगे तो वास्तविक और बड़ा आकार का इधर बनेगा। लेकिन अभी वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जैसा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, जो स्क्रीन पर हमारा लगा हुआ, बहुत बढ़िया से बना रहे क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बढ़िया से पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जो हम आपको दिए हैं उसको लगाइए, कम से कम और भी लगा सकते हैं आप, जहाँ से लगा सकते हैं लगाइए, एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं आपको। टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको लास्ट के कंडीशन में जितने भी 1 मंथ जो होता है एग्जाम का, 1 मंथ का पीरियड जो लास्ट पीरियड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप एग्जाम के रूप में टेस्ट सीरीज दें ताकि आपको लगे कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, और आपके लिए एकदम एक संजीवनी बूटी की जैसा काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या है? किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, बल का बात करेंगे, विद्युत आवेश का बल का बात करेंगे। तो बल का बात कर रहा है, कूलॉम का नियम जो दिया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये कुछ है गुरुजी, दिखाई कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या बोलता है? कूलॉम का नियम बोलता है अगर एक आवेश Q है, मान लीजिए Q है, ये आवेश Q है, Q1 मान लीजिए, और दूसरा आवेश है Q2,
मान लीजिए, और इन लोग का दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है वो r है, r मान लेते हैं, r मान लिए, क्या मान लिए, r, दूरी को क्या मान लिए, r मान लिए दूरी को। तो दोनों का आवेश Q1 और Q2 है, और दोनों के बीच में क्या है, अगर समान आवेश है, समान आवेश है तो दोनों हटेगा, दूर दूर हटो 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 हटो। और दोनों का आवेश अगर अलग अलग, धन आवेश ऋण आवेश, बोलता पास आओ, गाना सुनेंगे, पास हो आने लगे जरा जरा, ये पास हो आने लगा जरा जरा, ऐसा ऐसा जरा जरा आएगा कब, जब आवेश अलग अलग हो, असमान आवेश हो, विजातीय आवेश हो। समजातीय आवेश में बोलेगा दूर हटो दूर हटो, ऐसे। तो समान आवेश के केस में दूर हटेगा, और अलग अलग आवेश रहेगा तो पास आएगा, पास आएगा। हम मान लेते हैं कि दोनों आवेश अभी है, दोनों आवेश है, ये समान या समान जो भी मानना है मानिए, लेकिन बल लगेगा, दोनों में ही बल लगेगा। अगर अलग अलग आवेश रहे तो आकर्षण बल लगेगा, ये दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए दोनों में कुछ आवेश है, समान नहीं, असमान है, अलग अलग है, तो ये जो आवेश होगा, कुलोम साहब बोले थे कि ये जो आवेश होगा समानुपाती होगा Q1 और Q2 का, Q1 और Q2 का ये समानुपाती होगा विद्यार्थीगण। मतलब आवेश का मान बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल का मान बढ़ेगा या घटेगा। समान के केस में दोनों का बल अगर अलग अलग है, मतलब दोनों का आवेश, बल नहीं आवेश, दोनों का आवेश अगर अलग अलग है उस केस में दूर हटेगा। और अलग अलग आवेश है, गलत बोलती है, अगर ये बल का मान अगर आवेश के मान बढ़ाने से बढ़ेगा और ये आवेश के मान के बढ़ाने से भी बढ़ेगा, ये गुरुत्वाकर्षण के लगभग जैसा है। और दूरी से इसका रिलेशन होगा वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होगा विद्यार्थीगण। व्युत्क्रमानुपाती, अगर दूरी का मान बढ़ा देंगे, अगर ये दोनों के बीच में दूरी का मान बढ़ा देंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। दूरी का मान अगर हम बढ़ा देते हैं, दूरी का मान लीजिए घटा देंगे, बढ़ाने दिए, आप घटा दिए, दूरी का मान घटा दिए और करीब ले आए, और करीब ले आए, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, उल्टा चलेगा दोनों। और आवेश का मान अगर इसका बढ़ा दिए तो भी बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और इस आवेश को भी अगर बढ़ा दिए, मान बढ़ा दिए 10 कूलम 20 कूलम जो भी बढ़ाना बढ़ा दीजिए तो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा। और घटा देंगे तो बल का मान घट जाएगा। अगर दोनों के आवेश के बीच में इस आवेश को मान लीजिए घटा दिए तो भी इसका मान घटेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, और इस आवेश का मान भी घटा देंगे तो भी ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घटेगा। कंडीशन ऐसा है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन दिया दूरी पर दे दिया, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो F है वो क्या होगा, दूरी के साथ बढ़ता है विद्यार्थीगण। अगर दूरी बढ़ाएंगे, अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो क्या बल बढ़ जाएगा, नहीं घट जाएगा, घट जाएगा, उल्टा चलेगा। दूरी के घन के साथ, घन नहीं वर्ग, घन नहीं हो सकता है, दूरी के साथ घटता है। अगर दूरी को बढ़ाएंगे, अगर दूरी के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या बल घटेगा, घटेगा, घटेगा। लेकिन ये दूरी वर्ग में है तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। जी विद्यार्थीगण, दूरी का जो ये वर्ग है, वर्ग, ये जो वर्ग है, स्क्वायर जो लगा के रखा है, ये दूरी का वर्ग कह दिया तो सबसे सटीक आंसर जो बन के निकलेगा वो डी ऑप्शन निकलेगा। क्यों? क्योंकि दूरी का मान अगर बढ़ा देंगे, अगर दूरी का मान बढ़ा देंगे तो बल का मान जो होगा घट जाएगा विद्यार्थीगण। दूरी किस रूप में, वर्ग के रूप में, दूरी किस रूप में, वर्ग के रूप में। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होता। देखिए रेलवे का पूछने का तरीका क्या है, क्यों इतना करीब जाके पूछता है, क्यों इतना करीब जाके पूछता है, बताइए विद्यार्थीगण, क्यों जान लेने पर तुला है रेलवे। तो आप तैयारी बढ़िया रखें, एकदम बढ़िया से निकाल के आ जाएंगे एग्जाम। तो वर्ग नहीं रहता तो आंसर बनता सी, लेकिन अभी है तो सबसे सटीक आंसर ये बनेगा। चलिए डी ऑप्शन बना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा उपभोग करेगा, ऊर्जा उपभोग करेगा विद्यार्थीगण। वाट का मान दे दिया, मतलब शक्ति दे दिया है, पी दे दिया, घंटा दे दिया, मतलब समय दे दिया है, और कितना दिन चलाएगा ये टाइमिंग दे दिया है, 3 दिन तक चलाया, 3 दिन तक। तो एक दिन में 5 घंटा चल रहा है, तो क्या निकालने बोला है, ऊर्जा, ऊर्जा निकालने बोला, एनर्जी निकालने बोल रहा है। एनर्जी निकालने के लिए शक्ति से रिलेशन क्या है, शक्ति, पावर और एनर्जी का जो रिलेशन है, तो शक्ति बराबर जानते हैं, शक्ति बराबर जानते हैं विद्यार्थीगण, पी कार्य बटा समय। कार्य मतलब वही ऊर्जा,
P बराबर W/T, W/T, यही W जो है कार्य है, यही कार्य ऊर्जा का रूप यह काम करेगा। कार्य का SI मात्रक जूल, और यहाँ पर जूल जो है ऊर्जा का भी SI मात्रक है। तो यही W जो निकाल लेंगे, W बराबर ये W जो होगा यही ऊर्जा हो जाएगा, यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में काम करता है। और P गुने T मतलब शक्ति गुने समय। चलिए शक्ति गुने समय, यही ऊर्जा निकालना है। P का मान दे के रखा है 100 वाट, 100 वाट दे दिया, 100 वाट दे दिया विद्यार्थीगण। उसके बाद समय कितना है, 5 घंटा है विद्यार्थीगण। 5 घंटा को मिनट में बदल देंगे, 60 मिनट। अच्छा रहने दीजिए, घंटा में रहने दीजिए, क्योंकि यूनिट में आंसर दिया है, तो घंटा में रहने दीजिए, ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। घंटा में रहने दीजिए, हट जाओ बाबू, हाँ हट गया। 5 घंटा को रहने दीजिए। कितना दिन चला रहा है, 3 दिन तक चला रहा है। 3 दिन तक चला देते हैं हम लोग, 3 दिन तक चला दिए विद्यार्थीगण। ये तो ऊर्जा का मान आया, लेकिन ये वाट में था, इसको किलोवाट में करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट जो होता है KWH होता है, KWH में होता है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे। अब ये किलोवाट घंटा में हो गया विद्यार्थीगण, किलोवाट घंटा हो गया, ये किलो हो गया, ये किलोवाट हो गया, ये हो गया मेरा घंटा। और 3 दिन तक चला है, 3 से गुना कर दिए। अब काट दीजिए, यहाँ से 2 जीरो चला गया, 5 दूनी 10, 3/2 जो निकल के आया वो 1.5 KWH। और यही KWH विद्यार्थीगण, यही KWH हमारा यूनिट कहलाता है, एक यूनिट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1.5 यूनिट, जो हमारा आंसर बन के निकल के आया 1.5 यूनिट। कहाँ है ऑप्शन, मार दीजिए तुरंत, टकाटक, एकदम टकाटक मार देना है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा विद्यार्थीगण, बढ़ा के रखना है एग्जाम में बढ़ेगा कब, जैसे का क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो लगेगा कि हाँ एग्जाम हमसे निकलेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम ही लोग सॉल्व करते हैं, वो देख के ही बोले बाबा तो प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो आप कुछ हट के करेंगे उन लोगों से, तभी तो आप अचीव कर पाएंगे अपना गोल, अपना एम को। अब जब जो सब लोग कर रहा है वही आप भी करेंगे, तो सबके जैसा आपका भी होगा। हट के करना विद्यार्थीगण, हट के आपको कुछ डिफरेंट करना है दूसरों लोगों से। क्या डिफरेंट करना है, न्यूमेरिकल मजबूत कर लीजिए। आपका जो और भी पोर्शन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और आसान चीज़ें तो सब लोग करके जाएंगे, थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें करके जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थी, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है, ट्रांसफार्मर किसको रूपांतरित करता है, वोल्टेज को और करंट दोनों को, वोल्टेज और करंट दोनों को विद्यार्थीगण रूपांतरित करता है। तो का ट्रांसफार्मर लिया 11,000 का वोल्ट, ट्रांसफार्मर बोलता है 2, और उसके बाद ट्रांसफार्मर हमको देता है 440, या एक फेज में 220, और 2 फेज आता है 220 + 220 440, और एक न्यूट्रल होता है बीच से, वो उसको हम लोग लेते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज का रूपांतरित करना, और वोल्टेज जब रूपांतरित होगा तो धारा भी रूपांतरित उसके अनुसार हो जाएगा। तो वोल्टेज और धारा दोनों को क्या करता है, रूपांतरित करता है। ये काम है हमारा ट्रांसफार्मर का, ये हमारा काम है ट्रांसफार्मर का। और यही कंसेप्ट हमारा है। एक अगर रिलेशन आप चाहेंगे तो N1/N2 बराबर होता है E1/E2। ये हो गया, N1 हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और E1 हो गया हमारा वोल्टेज। नंबर ऑफ टर्न जिस तरह से बदलेगा, वोल्टेज उसी अनुसार हमारा फ्लक्चुएट करेगा। ये ट्रांसफार्मर का केस आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, क्या दे के रखा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। विद्यार्थीगण अणुओं का बात किया, मॉलिक्यूल्स का बात किया, तो इसमें ऑप्शन द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा, इस प्रकार से क्वेश्चन दे के रखा है। ठोस, द्रव, गैस, इसमें देखिए बहुत सारा कंसेप्ट हम आपको बता देंगे। केवल 3 फिगर पर हम बहुत सारा कंसेप्ट आपको बता के दे रहे हैं। वो फिगर क्या है, ये फिगर ये है। कंसेप्ट क्या है गुरुजी, कंसेप्ट हम दे रहे हैं, कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखिए क्या है। ठोस में क्या होता है, अणु पूरा सटे होते, एकदम पूरा पास एकदम करीब होते हैं, पूरा चिपके होते, एकदम ज़्यादा घने होते हैं, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है इसमें। किसके वजह से, ये अणु एक दूसरे के देख रहे हैं कितना करीब है, किसके वजह से, आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये ठोस का जो आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक। द्रव का देखिए अणु थोड़ा दूर होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल इनमें कमज़ोर होता है इसके तुलना में, इसीलिए इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, क्योंकि जहाँ रख देते हैं वहीं पर पसर जाएगा। बैठ के जहाँ पर रखिएगा वैसे ही वो अपना आकार में परिवर्तन ले लेगा। और गैस का तो बात ही अलग है, ये तो बोलता है हम आप लोगों से जुदा है, एकदम जुदा है। तो देखिए इसके अणु बहुत दूर होते हैं, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे कमज़ोर
सबसे ज़्यादा आकर्षण बल का बात करेगा तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैस में। एक कंसेप्ट आकर्षण बल का, अंतरान्वयी आकर्षण बल। दूसरा, सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद सबसे कम घनत्व गैस का। दूसरा, तीसरा कंसेप्ट गैप, अणुओं में गैप, अणुओं के बीच में गैप जो सबसे कम किस में है? ठोस में। सबसे, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा गैप किस में है? द्रव में। सबसे ज़्यादा गैप किस में है? गैस में। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आंसर देंगे। घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब घना कौन है? ठोस है। सबसे ज़्यादा घना कौन है? ठोस है। उसके बाद घना कौन है? द्रव है। उसके बाद घना कौन है? गैस है। घनत्व तो सबसे ज़्यादा ठोस का, उसके बाद थोड़ा सा कम द्रव का, सबसे कम गैस का। घनत्व का बात कर रहे हैं विद्यार्थीगण। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा या आणविक गति, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आणविक गति सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें तो भैया एकदम चिपक गया है एकदम। कहाँ से गति होगा? अपने जगह में ऐसे करता है, डी 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 डी, अपने जगह में थोड़ा थोड़ा ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे अपने जगह में कंपन करेगा। जगह है ही नहीं विद्यार्थीगण। एक बस में जा रहे हैं, पूरा लोग भरे हुए हैं, एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, उसमें क्या आप गति कर पाएंगे? नहीं। अभी एक ही जगह में पकड़ के ऐसे 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 करेंगे, उसी तरह ये करता है। ठोस उसी तरह से करता है। लेकिन वही बस आप देखेंगे, थोड़ा सा दूसरा बस में चढ़ें जहाँ पर कम लोग हैं, तो सभी लोग अपना सीट पर बैठे हैं, तो उठ के अब थोड़ा सा इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो ये द्रव का केस है। इसमें आणविक गति थोड़ा सा ज़्यादा होता है ठोस के तुलना। ठोस में केवल कंपन होते हैं इसमें गति, कंपन होते हैं, इसमें ज़्यादा गति होते हैं। और गैस, जैसे कोई बस में पैसेंजर 10-20 का सीट है, उसमें 5 लोग पैसेंजर है, 6 लोग, तब कभी इस सीट पर, कभी उस सीट पर, कभी इस सीट पर, कभी उस सीट पर। इस कंडीशन में क्या है? गैस का आणविक गति बहुत ज़्यादा है। उस केस में ये जहाँ मन है वहाँ। इसीलिए आप देखेंगे कि गैस को अगर यहाँ पर, जैसे परफ्यूम गैस का रूप होता है, या अगरबत्ती जलाएं, यहाँ जलाएं अगरबत्ती, तो पूरे रूम में सेंट आ जाता है। किसकी वजह से? उसके अणु बिखरने लगते हैं, विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन हो जाता है, इसको बोलते हैं विसरण। डिफ्यूज हो जाता है, पूरा डिफ्यूज हो जाता है, जिसके वजह से हमको उसका सेंट सुनाई गंध के रूप में आता है, या परफ्यूम का सेंट हम लोग को आता है। वही का हाल है, यहाँ मारेंगे पूरा फैल जाएगा विसरण की वजह से। तो इतने सारे कंसेप्ट है। आणविक गति सबसे कम इसमें, सबसे, उसके बाद द्रव में सबसे अधिक आणविक गति गैस में। तो गतिज ऊर्जा किसका? गैस का सबसे अधिक गैस। विसरण सबसे अधिक किसका होगा? गैस का होगा। क्या क्वेश्चन है? बनाइए अब क्वेश्चन बनाइए, जो पूछेगा पूरा खानदान इसका उखाड़ कर रख दिए। अभी बहुत सारा इसमें और चीज़ें हैं, लेकिन अभी इतना ही आप लोग के लिए। निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा? आकर्षण बल देखिए फिगर। आकर्षण बल किसका? जिसका अणु एकदम चिपकले है, तभी ना आकर्षण बल ज़्यादा है। ठोस का कहाँ है? ये तो एकदम आसान से आसान क्वेश्चन था, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे कम अगर आकर्षण बल बोलता अणुओं के बीच में, गैस का। सबसे ज़्यादा घनत्व तो बोलता ठोस का। सबसे ज़्यादा बोलता कि आणविक गति किसका होगा? गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी गण, इसी तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपका नॉलेज को बूस्ट करते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी ने क्या देख रखा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसका क्या कहता है विद्यार्थीगण? अगर ये देखिए C है और ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, यह अभिक्रिया करके क्या दिया विद्यार्थीगण? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका द्रव्यमान का बात करिएगा, कार्बन कितना होता है विद्यार्थीगण? 6। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना हुआ विद्यार्थीगण? 12। ऑक्सीजन का कितना हुआ विद्यार्थीगण? ऑक्सीजन का कितना हुआ? ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है 2, 32। तो ये दोनों का जोड़िएगा तो 12 + 32 कितना हुआ विद्यार्थीगण? 44 ग्राम। कितना हुआ? 44 ग्राम। इसका निकालिए। कार्बन का हो गया 12 प्लस ये हो गया 32, 2 × 16 मतलब 16 × 2। ये भी जब जोड़िए निकालिएगा तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। कहने का सेंस यह हुआ विद्यार्थीगण, ये इसको देखते पहले। ये हुआ प्रतिकारक, ये हुआ अभिकारक, यही हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ रिजल्टेंट, प्रतिफल, प्रतिकारक, उत्पाद। तो देखिएगा ये एरो के पहले जितना हमारा द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान एरो के बाद प्रतिकारक में है 44 ग्राम, अभिकारक में है 44 ग्राम। क्या द्रव्यमान में परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं, नेवर। द्रव्यमान में परिवर्तन आया? नहीं आया द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान कंजर्व रहा, द्रव्यमान संरक्षित रहा। जिस तरह से ऊर्जा संरक्षित रहता है उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षित रहता है रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक में और उत्पाद दोनों में। तो इसका आंसर जो बनेगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, अभी ऑप्शन यहाँ डी बनेगा। और निश्चित अनुपात का नियम
जो रेशियो होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, रेशियो बदल जाएगा तो नहीं जल देगा, फिर वो अलग चीज़ बनेगा। तो निश्चित अनुपात का वही बोलता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तत्व एलिमेंट, वो हमारा जो होता है जो मॉलिक्यूल, वो निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। तो वो निश्चित अनुपात का ऊर्जा संरक्षण का एनर्जी, बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, बोलता है एनर्जी ना निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है विद्यार्थीगण, और इस तरह से हमारा अभी जो ऑप्शन बनेगा डी। आइए अगला क्वेश्चन, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु मॉलिक्यूल वर्ड सबसे पहले जो प्रतिपादित किया वो डेमोक्रिटस ने किया था। अणु जो शब्द था सबसे पहले जो प्रतिपादित किया वो डेमोक्रिटस ने किया था। डेमोक्रिटस जो साइंटिस्ट थे वो हमारा किए थे। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया, परमाणु का सिद्धांत दिए थे, उसका परमाणु के बारे में विचार था लेकिन ज़्यादा नहीं सक्सेस हुआ, फिर अलग लोग आते गए अपना परमाणु सिद्धांत देते गए। और ये ई रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे, ई रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे। कभी कभी क्या देता है ना प्रोटॉन का विद्यार्थीगण गोल्डस्टीन साहब किए थे, और नाभिक का खोज जो किए थे वो किए थे रदरफोर्ड, और जे थॉमसन जो किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, और जो गोल्डस्टीन है वो प्रोटॉन का किए थे, और जो जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का खोज किए थे विद्यार्थीगण। जेम्स चैडविक साहब जो है न्यूट्रॉन का खोज किए थे। अगर आप भूल जाते हैं तो एक आप यहाँ पर रख सकते हैं, ईट पगनाच जो एक आपका है जो चलता है आपका एक ट्रिक टाइप का। ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन और टी मतलब हुआ थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? थॉमसन ने। पा मतलब प्रोटॉन का खोज जो किया वो गोल्डस्टीन से, गा से, और ना मतलब न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैडविक। न्यूट्रॉन साहब ने न्यूट्रॉन का खोज चैडविक साहब ने करके दिए हैं। तो ईट पगनाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, ना मतलब न्यूट्रॉन, चैडविक। अब इतना करके रख सकते हैं। ये हमारा हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट, और ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर डेमोक्रेटिस। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज इन ये सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 150 ग्राम ऑफ वाटर विल। विद्यार्थीगण पानी में 150 ग्राम पानी में, ये देखिए ये 150 ग्राम पानी है विद्यार्थीगण। 150 ग्राम पानी में कितना ग्राम चीनी दे रहा है? इसमें चीनी डाल दिया। ये सबसे पहले पानी जो था वो 150 ग्राम था, 150 ग्राम था। चीनी जो डाल दिया वो डाल दिया 50 ग्राम, चीनी डाल दिया 50 ग्राम, पानी था 150 ग्राम, टोटल मिलकर कितना हो गया? 200 ग्राम। ये टोटली जो मिल के हुआ हमारा, इसको बोलते हैं 200 ग्राम हो गया। ये हमारा जो बिलियन हो गया वो 200 ग्राम हो गया विद्यार्थीगण। बिलियन कितना हो गया? 200 ग्राम। और जो चीज़ घुलता है जैसे चीनी, उसको बोलते हैं बिले, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और जो मिलाता है, घुलाता है अपने पास, आओ मेरे पास आओ, हम घुलाते हैं तुमको, आ जाओ, ऐसा। तो पानी जो गया घुलाने का काम किया, उसको बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया जो कम मात्रा में होता है, सॉल्यूट। विले मतलब कम मात्रा, चीनी, नमक, विले। और जो ज़्यादा मात्रा में जैसे पानी, उसको बोलते हैं विलायक। दोनों मिलते हैं विलियन। तो बोल रहा है कि बिलियन में मास प्रतिशत निकालिए। मास प्रतिशत का, ये मास का सांद्रण बोल रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ मास निकालने बोल रहा है। द्रव्यमान का मास, परसेंटेज ऑफ मास सांद्रण निकालने बोल रहा है विद्यार्थीगण। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि द्रव्यमान का बात करेंगे, तो जो द्रव्यमान विलय का होगा, विलय का द्रव्यमान होगा, तो विलय का द्रव्यमान 50 ग्राम है, 50 रख दीजिए, 50 रख दीजिए विद्यार्थीगण। विलय का द्रव्यमान 50 है, 50 रख दीजिए। और विलय बटा विलियन हो गया 200, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना। ये सब तो मैथ में आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैथ के लिए तो फिर कहना ही नहीं है। इसको सॉल्व कर दीजिए विद्यार्थीगण। 50 चौके 200, और 4 से ये कट जाएगा, कितना हो गया? 25। तो परसेंटेज जो निकल के आया 25% निकल के आया। 25% जो हमारा ऑप्शन सी बनेगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए
अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहला। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो रेलवे हमेशा लगातार पूछा करती है इस प्रकार का क्वेश्चन का। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब एग्जाम में जाएंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम बढ़िया से अटेम्प्ट लें और सही लेकर के आए, इस सब में गलती नहीं करेंगे। ये कॉन्स्टेंट है, ये सब क्वेश्चन सदियों से पूछा आ रहा है और पूछेगा भी। तो क्या बोला कि तत्व का भौतिक गुण भिन्न भिन्न अलग अलग, देखने में अलग है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण समान है, उसको बोलते हैं अपर रूप, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। अपर रूपता बोला जाता है। जैसे कार्बन का एक होता है अपर रूप हीरा और दूसरा अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल का लीड में होता है वो ग्रेफाइट होता है। और डायमंड तो हम देखे नहीं ओरिजिनल, आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, हम देखे नहीं डायमंड ओरिजिनल में, लेकिन एक जो उसका डुप्लीकेट आता है वो देखते हैं, तो वो देखे में विद्यार्थी का ना डायमंड हीरा, वो कार्बन का ही अपर रूप है। तो हीरा देखने में चमकीला, एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का, शीशा टाइप का होता है, एकदम प्रिज्म टाइप का हीरा। और उसी का जो दूसरा रूप कार्बन का है ग्रेफाइट, एकदम भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। दोनों का रंग रूप देख रहे हैं, फिजिक भौतिक गुण अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण दोनों में कार्बन है, दोनों कार्बन का ही रूप है, दोनों कार्बन का ही रूप है, तो रासायनिक गुण समान होगा, उसको बोलते हैं अपर रूपता, उसको बोलते हैं अपर रूपता। अल्केन और अल्काइन का बता देते हैं। अल्केन का जो होता है आपका, अल्केन का बात करेंगे, अल्केन जो हो गया वो हाइड्रोकार्बन है, क्या सूत्र है, ये अल्केन का होता है CnH2n+2, H2n+2 अल्केन का। अल्कीन का होता है विद्यार्थीगण, अल्कीन का बात करेंगे CnH2n, H2n, C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, N देगा कितना कार्बन लेना है, या ये लेना है N बराबर 1 लेना है, 2 लेना है, उस अनुसार सेट करते जाएंगे। एक होता है अल्काइन, एक होता है अल्काइन, इसका होता है CnH2n-2। ये फार्मूला भी बहुत बार पूछ चुका है विद्यार्थीगण, इसलिए लिखे हुए हैं। तो क्या पूछ सकता है इसमें अभी, और पूछेगा निम्नलिखित में ये जो है कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन असंतृप्त है। तो ये केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारा जो अल्केन है, और ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें CH4 आता है, मीथेन आता है, C2H6 आता है, इथेन आता है। तो इस प्रकार से बनते जाता है। तो ये अल्केन और अल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन जो अगला है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है विद्यार्थीगण। इलेक्ट्रॉन का बात किया, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का अगर बात करेगा तो यही प्लस हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस सभी में रहेगा, दोनों में चेंजिंग यहाँ आएगा, माइनस प्लस, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। और हमारा जो यहाँ बनेगा, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 वाला खोज लीजिए। 18 तो होगा नहीं, 18 होगा तो ये कंडीशन पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे के रखा है, और हम लोग इसको बढ़िया से बना लेते हैं। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन, तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। सबसे पहले समस्थानिक का बात किया। समस्थानिक, और समस्थानिक जो बताते हैं जिसका परमाणु संख्या समान, जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक बोलते हैं, उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। संभारिक, आइसोबार, जिसका द्रव्यमान संख्या समान, जिसका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसको संभारिक बोलते हैं। अभी आइसोटोप का बात किया है, द्रव्यमान संख्या 298 दे दिया है, कोई तत्व है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या दे दिया है, द्रव्यमान संख्या दे दिया। द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं विद्यार्थीगण ए से डिनोट करते हैं 298, और न्यूट्रॉन की संख्या दे के रखा है 188, प्रोटॉन की संख्या निकालना है। तीनों में संबंध होता है, तीनों में संबंध का अगर बात करेंगे, अगर एक परमाणु का अगर हम बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों बगल ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ए बराबर जो होता है न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये विद्यार्थी देखते हैं कि ये जो है द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है। और एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जो होगा वही दोनों के बराबर। या प्रोटॉन की संख्या 11 है तो वही इलेक्ट्रॉन होगा, और वही 11 प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है वही होगा परमाणु संख्या। तो आप यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, और इसको क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या निकाल लीजिए, जेड बोल सकते हैं इसको। ये दिया हुआ है 298 और बराबर न्यूट्रॉन दिया है 188 प्लस जेड मतलब परमाणु संख्या। अब यहाँ से जेड निकाल लेंगे तो 298 माइनस 188 बराबर, ये घटाइएगा तो 110 आ जाएगा, जो आंसर डी में हमारा देके रखा है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या देके रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस, इसमें थोड़ा कट गया हिंदी में, तो एन आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस डबल द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। विद्यार्थीगण इसमें क्या बोलता है कि एक गैस जो है आदर्श गैस है, उसका शुरू में तापमान कितना है, T1 बराबर दे के रखा है, T1 बराबर दे के रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बदल लीजिए अब केल्विन में, तो 27 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए कितना से जोड़ना पड़ता है, 273 से। ये कितना केल्विन आ जाएगा, ये केल्विन आ जाएगा 300 केल्विन, ये 300 केल्विन। अब बोलता है कि इस गैस को हीट कीजिए, कब तक, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कीजिए, कब तक, जब तक इसका वॉल्यूम इसका डबल ना हो जाए, इसका जो आयतन है दुगुना ना हो जाए। तो फाइनल टेम्परेचर अब जो है इसका जो देखिए एक हम बना देते हैं फिगर, तो मैं बोल रहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट रख दीजिए, रख दिए। अब इसको बढ़ाइए, इसका वॉल्यूम जब डबल हो जाए तब तक हीट कीजिए, आयतन दुगुना हो जाए। तो पहले भी था, अब इसको 2V तक करिए, 2V तक कर दीजिए। तो T2 इसका जो तापमान है वो निकालने बोल रहा है, फाइनल तापमान। चार्ल्स का नियम बोला था, चार्ल्स का नियम बोला है कि किसी भी गैस को स्थिर दाब पर अगर हम ऊष्मा देंगे तो उसका जो आयतन होगा वो तापमान के समानुपाती होगा, वो तापमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो चार्ल्स साहब दिए थे, चार्ल्स साहब एक नियम दिए हैं कि जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा वो समानुपाती होगा तापमान का। तो यहाँ से V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से जो निकल के आता है V2 बराबर T1/T2, यहाँ से निकल के एक फार्मूला आता है। तो V1 का मान लीजिए V है, और V2 का मान 2V है, और T1 का मान 300 केल्विन है, 300 केल्विन है विद्यार्थी का। T2 निकालना है, T2 निकाल लीजिए, T2 निकाल लेते हैं, V से V काट दीजिए तो ये बचेगा 1/ ये T2 यहाँ चला जाएगा, T2 यहाँ चला जाएगा, T2 यहाँ चला जाएगा, T2 यहाँ चला, ये 2 गुना हो जाएगा, 300 दूनी 600 केल्विन। लेकिन आंसर दिया डिग्री सेल्सियस में, T2 बराबर 600, इसमें 273 घटा दीजिए, अब जो भी आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस। ये हमारा T2 निकल के आ गया विद्यार्थीगण, ये हमारा T2 का मान अंतिम तापमान निकल गया 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के भी मिलेंगे। आप अटेम्प्ट करके जाइए, आप बना के जाइए, बनता बनाइए, बढ़िया आपको काम देगा एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पीएच वैल्यू का मान है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। इस क्वेश्चन में हमारे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर जी इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा और बढ़िया से बताइएगा, क्योंकि उनका गलत हुआ था, तो उनका मार्क्स थोड़ा 1 नंबर यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसको हम बताते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, पीएच स्केल का एक फिगर बना के रखें ताकि आपको समझने में सहायता हो। बोलता क्या है कि पीएच जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर के 14 तक, कभी कभी 1 से 14 तक भी रेंज दे के रखता है ऑप्शन में, जो नहीं 0 से स्टार्ट होता है 14 तक। तो 0 से जब स्टार्ट होगा, ये 7 को देखिए, ये न्यूट्रल सेक्शन है। यहाँ पर पीएच मान अगर 7 है किसी का, तो वहाँ पर जो कंडीशन होगा, जो हमारा सांद्रता होगा किसी का, वो होगा उदासीन। अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, उसका सांद्रता अगर नापना है, अगर 7 दे दिया, तो वो 7 अगर बोल रहा है कि पीएच मान 7 है, तो उसका ना अम्ल होगा ना वो क्षार होगा। अम्ल और क्षार को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। जो अम्लता और क्षारीयता को मापता है उसको पीएच स्केल कहते हैं।
तो 7 अगर हो गया तो वो हो गया उदासीन। 7 से इधर आ गया, बायां तरफ देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ता है तो ज़्यादा अम्ल होते चला जाएगा। यहाँ पर अम्ल कम होगा, फिर यहाँ ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इधर जाएंगे तो अम्ल का जो वैल्यू होगा, अम्ल का मान जो अम्लीता होगा बढ़ेगा। और इधर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस बढ़ेगा, और इधर जितना मान बढ़ेगा 14 तक उसका OH का मान बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन का मान बढ़ेगा, क्षारीयता का मान बढ़ेगा, क्षारीयता का मान बढ़ेगा। तो ये आप पकड़िए, एकदम बीचों बीच इसको पकड़िए आप, यहाँ पर 7 को, 7 से अब इधर जाएंगे तो अम्लीता बढ़ेगा, 7 से इधर जाएंगे 14 की तरफ तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा, क्षारीयता का मान बढ़ेगा विद्यार्थी। तो क्वेश्चन जब pH मान 7 से 14 की ओर, 7 से 14 की ओर जाएंगे तो OH हाइड्रोक्साइड आयन का जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा और क्षारीयता का मान बढ़ेगा। तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी कब होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी कब होगा? जब ये इधर से आएंगे 0 से 6 की ओर आएंगे तब कमी आएगा, और 7 से इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा जब 7 से 0 की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब अम्लीता की जो मान होगा वो वृद्धि होगा। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होगा जब 14 से 7 की ओर जाएंगे तब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होगा। तो हमारे विद्यार्थीगण ने कमेंट किए थे कि सर इसको बताइएगा, तो हम आपको ये बताने का कोशिश किए। आप 7 को पकड़िए, दोनों तरफ जाएंगे, इधर से इधर, इधर गए दाहिना तरफ में तो क्षारीयता बढ़ेगा, बायां साइड में गए तो अम्लीयता बढ़ेगा। यही हमारा एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे के रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायता होता है? विद्यार्थीगण, जब आप कट जाते हैं किसी कारण से, पैर में लगा, हाथ में लगा, कट गया, तो अगर कटने के बाद वहाँ से ब्लड निकलता है और वो ब्लड देखते हैं थोड़ा देर के बाद वो बना लेता है अपना एक थक्का, और थक्का जब बना लेता है तो उसमें जो मौजूद होते हैं वो प्लेटलेट्स के वजह से, प्लेटलेट्स जो होता है हमारा ये बिम्बाणु बोला जाता है, प्लेटलेट्स जो होता है इसी के वजह से हमारा रक्त का थक्का जमता है। और लाल रुधिरिका निकाय, लाल रुधिरिका निकाय की अगर बात कर रहे हैं हम, लाल रुधिरिका निकाय इसको बोलते हैं आरबीसी का जो होता है, आरबीसी लाल रुधिरिका निकाय, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। लाल रुधिरिका निकाय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, लाल रुधिरिका निकाय। और इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसके कारण खून हमारा लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व मौजूद होते हैं वो आयरन मौजूद होते हैं। आयरन जो तत्व है, जो हमारा लोहा जिसको बोलते हैं, वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून है लाल दिखता है। कौन सा तत्व? आयरन। और प्लाज्मा जो है हमारा ब्लड का एक पार्ट है, जिसमें जल जो होता है 90% जल होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा ब्लड का 2 पार्ट होता है, दो भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और कार्पूसेल्स में। तो प्लाज्मा का अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो है इसमें 90% पानी होता है विद्यार्थीगण, 90% पानी होता है। तो ये प्लाज्मा जो हमारा है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। और श्वेत रुधिरिका निकाय WBC का अगर बात करेंगे तो WBC जो होता है श्वेत रुधिरिका निकाय, इसका जो होता है जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है विद्यार्थीगण। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, और WBC का 2-4 दिन में मर जाता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है, बना के रखता है हमारा बॉडी में, इसको श्वेत रुधिरिका निकाय। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका खून लाल नहीं होता, वाइट होता है, श्वेत रुधिरिका निकाय। और 2 से 4 दिन इसका जीवन काल है, और ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है श्वेत रुधिरिका निकाय। तो अभी हमारा आंसर बना प्लेटलेट्स, जो रक्त को थक्का जमने में काम करता है। डेंगू के समय में प्लेटलेट्स का वैल्यू कम होते जाता है, जिसके कारण आपका बॉडी में वीकनेस बढ़ते जाएगा, और हमारा उस कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम रहता है विद्यार्थीगण, बहुत प्रॉब्लम कंडीशन में डेंगू के केस में होता है, प्लेटलेट्स का वैल्यू बहुत लो होते जाता है। तो अभी हमारा आंसर बना कि थक्का जमने में काम करेगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। आज देखेंगे, इसको बढ़िया से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अगला टेस्ट सीरीज की ओर चलेंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से जो हमारा रोग अभी जो हो रहा है यहाँ पर आपको बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, न्यून पोषण बोलते हैं, अति पोषण, कुपोषण होता है। कुपोषण 2 प्रकार का होता है। कुपोषण का बात कर लेंगे हम लोग। कुपोषण जो होता है, कुपोषण का पार्ट है, अतिपोषण है, होता है न्यून पोषण। न्यून पोषण से बच्चों में जो होगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो, अगर प्रोटीन की कमी हुआ तो 2 बीमारी होगा। वो क्या कमी होगा? प्रोटीन की कमी अगर देखते हैं 1 से 3 वर्ष का बच्चा है, 1 से 3 वर्ष का बच्चा है, उसको होगा क्वासी और कर,
क्वाशियोरकर होगा उसको 1 से 3 वर्ष के बच्चों में, और एक हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों में मरासमस। मरासमस होगा विद्यार्थीगण। मरासमस एक डिजीज है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग मरासमस। 3 से 6 वर्ष, 1 से 3 वर्ष में क्वाशियोरकर, जो हमारा अभी क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होगा। और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, इसमें हड्डी कमज़ोर होने लगता है। धूप जो नहीं लेते हैं उन लोग को रिकेटस होने के ज़्यादा चांसेस होता है, बच्चों में तो लगभग देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी थोड़ा धूप लिया कीजिए, बॉडी मजबूत होगा, कैल्शियम और फास्फोरस बनेगा। दूध पिया करिए, दूध पियेंगे तो उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस के लिए आप, और बढ़िया बढ़िया हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 जिसको थायमिन बोला जाता है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से जिसको थायमिन बोला जाता है। अस्कर्वी विटामिन C की कमी से अस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, अस्कॉर्बिक अम्ल। रिकेटस को रेटिनॉल। अस्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है हमारा अस्कर्वी रोग। बेरी बेरी का रोग विटामिन B1 की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, और विटामिन C को बोला जाता है अस्कॉर्बिक अम्ल। जो लोग शिप में ड्यूटी करते हैं, नाव में जो लंबे लंबे सफ़र करते हैं, उसमें खाने के लिए सब्जियां नहीं मिल पाती और भी चीज़ें नहीं मिल पाता है, जिसमें विटामिन C का कमी हो जाता है, और वो लोग ग्रसित होते हैं अस्कर्वी रोग से। अस्कर्वी रोग से विद्यार्थीगण, अस्कर्वी रोग ये जो हमारा अभी है। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, और हम लोग फिर मिलेंगे टेस्ट सीरीज 2 में नए सेशन में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।